हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रूपक सर आप लोगों के लिए एक शॉर्ट रिवीजन क्लास लेके आया हूँ साइंस के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपका जैसे 2 तारीख को आपका एग्ज़ाम है उसमें आपके ये काम आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम बायोलॉजी से। सबसे पहला जो लेसन है बायोलॉजी का वो है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं लाइफ प्रोसेस में जो पहला टॉपिक है वो आप जानते हैं, वो रिलेटेड है आपका न्यूट्रिशन से। अब न्यूट्रिशन जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बचपन से आप इसको पढ़ रहे हैं। दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इसके बाद होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें जितने भी ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, जो सॉलिड फूड लेते हैं उसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जो मरे हुए जीव जंतुओं को, डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं, उसको कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और ये हमारे एनवायरमेंट के लिए भी जरूरी है, क्योंकि क्रो, जैकल, ये सब जो जानवर हैं ये हमारे एनवायरमेंट में मरे हुए जीव जंतुओं को कंज्यूम करके, ईट अप करके, जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, जो होस्ट बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे मॉस्किटो हमारे बॉडी से खून पीकर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ये एक तरह से पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। तो हमारी बॉडी उनके लिए क्या है? होस्ट बॉडी। इसके बाद जो अगला टॉपिक है बच्चों, वो रिलेटेड है आपका डाइजेशन से। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है बच्चों, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे बकल कैविटी से। ये जो पोर्शन है, ये जो हमारा लोअर जॉ है, जो फ्लेक्सिबल है, जब हम खाने को इनटेक करते हैं तो हमारे सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होता है, और उस सलाइवा में एक कैटलिस्ट होता है, सलाइवरी एमाइलेज। तो सलाइवरी एमिलेज का काम क्या है? सलाइवरी एमिलेज का काम है कॉम्प्लेक्स स्टार्च को, जो फूड में प्रेजेंट है, उसको सिंपल शुगर में बदलना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च है, कॉम्प्लेक्स स्टार्च, बिकॉज हमारी बॉडी का जो इंटेस्टाइन है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए डिजाइंड नहीं है, तो हम स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसका क्वेश्चन भी आता है बच्चों केस बेस्ड, कि जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ शॉर्ट क्यों होता है, और जो हर्बीवोरस होते, तो जैसे मैंने आपको बताया, हम कार्निवोरस है, हम ओमनिवोरस भी हैं, लेकिन क्योंकि हम कार्निवोरस है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ऐसे डिजाइन है कि हम स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए सलाइवरी एमाइलेज कम्स इनटू प्ले। इसका काम है खाने में मौजूद कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना। इसके बाद जो खाना हम च्यू कर रहे हैं वो पूरी तरह से सलाइवा के साथ मिक्स होके लिक्विड बन जाता है, जिसको बोलस कहते हैं, BOLUS, बोलस। जो खाना हम च्यू कर रहे हैं सलाइवा के साथ मिक्स होके पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उसको कहते हैं बोलस। इसके बाद फूड पाइप ईसोफेगस से ये अंदर जाता है, लेकिन अंदर जाएगा कैसे? जिस मूवमेंट से ये जाता है उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। हमारा जो फूड पाइप ईसोफेगस वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। इससे जो लिक्विड डाइट है, जो लिक्विड फूड है, जो बोलस में कन्वर्ट हो चुका है, वो धीरे धीरे अंदर की ओर जाता है, और सबसे पहले खाना पहुंचता है स्टमक में। स्टमक में इसको सबसे पहले जो कैटलिस्ट इसको मिलता है वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर रिपीट कर रहा हूं, स्टमक में जो सबसे पहला कैटलिस्ट है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 फंक्शन है। पहला, फूड में प्रेजेंट जर्म्स को मारना, दूसरा, खाने को एसिडिक बनाना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक से रिलीज होता है उसके 2 फंक्शंस है। पहला, खाने में प्रेजेंट जर्म्स को मारना, और दूसरा, खाने को एसिडिक बनाना। क्योंकि पेप्सिन जो अगला कैटलिस्ट है, जिसका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना,
वो एसिडिक मीडियम में ही फंक्शन करता है। तो पेप्सिन जो अगला कैटलिस्ट है जिसका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, इसीलिए खाने को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करना कंपलसरी हो जाता है। इसके बाद आता है म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्टिव फंक्शन का काम करता है। म्यूकस का काम है हमारे स्टमक के इंटरनल मसल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन से बचाना। अब बताइए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जर्म्स को मार रहा है, और वो एसिड अगर स्टमक के इंटरनल मसल्स में एंटर हो गए तो हमको बहुत ज्यादा पेन होगा, हमको बहुत ज्यादा जलन होगी। जो आपने देखा होगा, जब हम बाहर का बहुत ज्यादा खा लेते हैं हमारे साथ ये होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसीलिए होता है, जब हम बाहर का खाना खाते हैं तो बाहर के खाने में ज्यादा जर्म्स होंगे, क्योंकि बाहर के खानों में उतना ज्यादा लोग केयर नहीं करते, उतना हाइजीनिक नहीं रखते, तो उसमें जर्म्स ज्यादा हो गए। उन जर्म्स को मारने के लिए, किल करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा रिलीज होगा, और म्यूकस जिसका काम है स्टमक को बचाना, वो फिर उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, और तब हमें पेट में जलन होती है। तब हमें इनो लेना पड़ता है, जो बेसिक होता है, जो एसिड के एक्शन को न्यूट्रलाइज करके हमको रिलीफ प्रोवाइड करता है। खुद सोचिए ना बच्चों, एमसील जो पाइप में लीकेज को बंद करने के लिए रखा गया, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बड़ा लीकेज हो तो क्या एमसील उस पानी को रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। तो इसीलिए म्यूकस का काम क्या है? हमारे स्टमक के इंटरनल मसल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करना। इसके बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन को कहते हैं साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, बिकॉज यहां पे आके खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना एक बार में नहीं जाता। आपने अपने घरों में अपनी मम्मियों को देखा होगा, वो मिक्सर में मसाला को ग्राइंड करती है, कूटती है। क्या सारे मसाले एक बार में डाल देती है? अगर सारे मसाले एक बार डाल देंगी तो जो ग्राइंडर है वो ठीक से मसालों को कूट नहीं पाएगा, ठीक से ग्राइंड नहीं कर पाएगा, इसलिए थोड़े थोड़े अमाउंट्स में हम डालते हैं। ठीक उसी तरह जो खाना है वो एक बार में स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं चला जाता, छोटे छोटे अमाउंट्स में जाता है। और कौन लेके जाता है? स्फिनिटर एसिड। फिर रिपीट कर रहा हूं, स्टमक में जो सबसे पहला कैटलिस्ट है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो फंक्शन है। पहला, फूड में प्रेजेंट जर्म्स को मारना, दूसरा खाने को एसिडिक बनाना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक से रिलीज होता है उसके दो फंक्शंस है। पहला, खाने में प्रेजेंट जर्म्स को मारना, और दूसरा खाने को एसिडिक बनाना। क्योंकि पेप्सिन जो अगला कैटलिस्ट है जिसका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, वो एसिडिक मीडियम में ही फंक्शन करता है। तो पेप्सिन जो अगला कैटलिस्ट है जिसका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, इसीलिए खाने को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करना कंपलसरी हो जाता है। इसके बाद आता है म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्टिव फंक्शन का काम करता है। म्यूकस का काम है हमारे स्टमक के इंटरनल मसल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन से बचाना। अब बताइए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जर्म्स को मार रहा है, और वो एसिड अगर स्टमक के इंटरनल मसल्स में एंटर हो गए तो हमको बहुत ज्यादा पेन होगा, हमको बहुत ज्यादा जलन होगी। जो आपने देखा होगा, जब हम बाहर का बहुत ज्यादा खा लेते हैं हमारे साथ ये होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसीलिए होता है, जब हम बाहर का खाना खाते हैं तो बाहर के खाने में ज्यादा जर्म्स होंगे, क्योंकि बाहर के खानों में उतना ज्यादा लोग केयर नहीं करते, उतना हाइजीनिक नहीं रखते, तो उसमें जर्म्स ज्यादा हो गए। उन जर्म्स को मारने के लिए, किल करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा रिलीज होगा, और म्यूकस जिसका काम है स्टमक को बचाना, वो फिर उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, और तब हमें पेट में जलन होती है। तब हमें इनो लेना पड़ता है, जो बेसिक होता है, जो एसिड के एक्शन को न्यूट्रलाइज करके हमको रिलीफ प्रोवाइड करता है। खुद सोचिए ना बच्चों, एमसील जो पाइप में लीकेज को बंद करने के लिए रखा गया, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बड़ा लीकेज हो तो क्या एमसील उस पानी को रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। तो इसीलिए म्यूकस का काम क्या है? हमारे स्टमक के इंटरनल मसल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करना। इसके बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन को कहते हैं साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, बिकॉज यहां पे आके खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना एक बार में नहीं जाता। आपने अपने घरों में अपनी मम्मियों को देखा होगा, वो मिक्सर में मसाला को ग्राइंड करती है, कूटती है। क्या सारे मसाले एक बार में डाल देती है? अगर सारे मसाले एक बार डाल देंगी तो जो ग्राइंडर है
वो ठीक से मसालों को कूट नहीं पाएगा, ठीक से ग्राइंड नहीं कर पाएगा, इसलिए थोड़े थोड़े अमाउंट्स में हम डालते हैं। ठीक उसी तरह जो खाना है वो एक बार में स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं चला जाता, छोटे छोटे अमाउंट्स में जाता है। और कौन लेके जाता है? स्फिनिटर मसल। स्फिनिटर मसल हमारे खाने को थोड़े थोड़े अमाउंट्स में स्टमक से लेके चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन सा मसल? स्फिनिटर मसल। ओके बच्चों, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कैटलिस्ट है वो क्या है? सबसे पहला कैटलिस्ट है बाइल जूस। बाइल जूस का काम है खाने को एसिडिक से बेसिक में कन्वर्ट करना। आप याद करिए, जब खाना स्टमक में था, खाना एसिडिक था, उस एसिडिक खाने को बेसिक में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? बाइल जूस। और बाइल जूस रिलीज कहां से होता है? लीवर से। लीवर बाइल जूस को रिलीज करता है। और बाइल जूस का एक और फंक्शन है, बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को, जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। बाइल जूस के दो फंक्शन, पहला खाने को बेसिक बनाना और दूसरा बिग फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में बदलना। और बाइल जूस रिलीज कहां से होता है बच्चों? लीवर से। इसके बाद पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस दो होता है बच्चों, एक ट्रिप्सिन और एक लाइपेज। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है पर बेसिक मीडियम में। ये क्वेश्चन आता है बच्चों, डिफरेंस पूछता है कि ट्रिप्सिन और पेप्सिन में डिफरेंस बताइए। पेप्सिन रिलीज होता है स्टमक से, ट्रिप्सिन रिलीज होता है पैंक्रियास से। अब डिस्कस करेंगे बच्चों हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में। व्हाट इज रेस्पिरेशन? कई बच्चों को लगता है ऑक्सीजन लेना रेस्पिरेशन है। नहीं, व्हेन वी इनटेक, वी आर नॉट टेकिंग ऑक्सीजन, वी आर टेकिंग एयर दैट इज बीइंग फिल्टर्ड इन द लंग्स फॉर ऑक्सीजन। तो एक्चुअल में जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, जब वो अंदर जाएगा, जब वो फूड को ब्रेक डाउन करेगा और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी, उसे कहेंगे रेस्पिरेशन। मींस व्हेन वी आर टेकिंग ऑक्सीजन दैट ब्रेक्स डाउन द फूड टू गिव एनर्जी, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, और हम सभी को पता है कंबशन के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, किसी चीज को ब्रेक डाउन का मतलब क्या? फूड को कंबसिबल करना, फूड को जलाना ताकि उससे एनर्जी निकले। जब तक गाड़ी में पेट्रोल नहीं जलेगा, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। जब तक फूड हमारे बॉडी के अंदर जाके जलेगा नहीं, उससे एनर्जी रिलीज नहीं होगा, हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। और बिना ऑक्सीजन के कंबशन पॉसिबल नहीं है। आप सभी को पता है वो फेमस एग्जांपल, एक में मोमबत्ती को हम खुला रखते हैं और एक में मोमबत्ती को ढक देते हैं। जो ढकी हुई मोमबत्ती है कुछ समय के बाद वो बुझ जाती है। इसका मतलब ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्रिटिकल फॉर कंबशन। तो उसको हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एरोबिक और रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है बच्चों, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में। अब जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, इसके पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है वो? मैंने आपको बताया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई चीज बर्न आउट होगी, उससे एनर्जी रिलीज होगा। तो इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसमें ढेर सारा एनर्जी रिलीज होगा। और एनारोबिक जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में या बहुत मिनिमल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसका मतलब उससे एनर्जी बहुत कम रिलीज होगा। यानी एरोबिक में मोर एनर्जी विल बी रिलीज और एनारोबिक में लेस एनर्जी विल बी रिलीज्ड। अब क्योंकि एरोबिक में भरपूर ऑक्सीजन मिल रहा है, फूड विल बी कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, और वी कैन ऑल्सो से ग्लूकोज विल बी कंप्लीटली ब्रोक डाउन टू गिव अस एनर्जी। लेकिन एनारोबिक में क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है या ऑक्सीजन बहुत कम है, तो वहां पे पूरी तरह से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। अब आप सोचिए, आपको कपड़े धोने हैं लेकिन आपके पास पानी बहुत कम है, तो क्या आप उन कपड़े को प्रॉपरली धो पाएंगे? नहीं धो पाएंगे। आपके पास कपड़े और डिटर्जेंट कम है जो धोने के लिए कंपलसरी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपके पास ढेर सारा पानी और डिटर्जेंट है, तो आप कपड़े को अच्छे से वॉश आउट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह क्योंकि हमारे पास एरोबिक में भरपूर ऑक्सीजन है, सफिशिएंट ऑक्सीजन है, ग्लूकोज विल बी कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, बट एनारोबिक में glucose will not be completely broken down because there is a scarcity of oxygen. एरोबिक में एनर्जी रिलीज होगा ATP।
आई अप्रोजाइज, एटीपी, टी फॉर ट्री, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एनारोबिक में एनर्जी रिलीज होगा एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ह्यूमन बींग्स और एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं बैक्टीरिया, एमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जिससे सेल को एनर्जी मिलती है। ठीक उसी तरह एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में हो, सॉरी, ओनली साइटोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया मैंने क्या बोला बच्चों, पावर हाउस, लेकिन एनारोबिक में एनर्जी कम रिलीज होता है, इसीलिए एनारोबिक माइटोकॉन्ड्रिया में पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ पॉसिबल है किसमें, साइटोप्लाज्म। और एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में पॉसिबल है, माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज साइटोप्लाज्म। तो ये डिफरेंस है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये हो गया रेस्पिरेशन। अब हम इसके प्रोसेस को समझेंगे कि ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन कैसे शुरू होता है। सबसे पहले व्हेन वी इनटेक एयर, जब हम एयर को इनटेक करते हैं तब हमारे नाक के अंदर बहुत ही फाइन म्यूकस या फाइन हेयर होता है जो एयर को फिल्टर करता है, एयर में मौजूद डस्ट को क्लीन करता है ताकि प्योर एयर अंदर जाए। इसके बाद जो एयर है वो हमारे विंड पाइप, जिसको ट्रैकिया कहते हैं, उससे अंदर जाता है। क्यों कहा जाता है खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए? बिकॉज अगर हम खाना खाते समय बात कर रहे हैं तो फूड पाइप के अंदर एयर चला जाएगा और फूड को चोक कर देगा, जिससे हम खांसते हैं। इसीलिए खाना खाते समय हमें बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो फूड है वो, सॉरी माय मिस्टेक, फूड नहीं, एयर, हम एयर ले रहे थे, एयर हमारे विंड पाइप, जिसको ट्रैकिया कहते हैं, वहां से वो जाता है हमारे लंग्स में। अ पेयर ऑफ लंग्स, लंग्स का जो फंक्शनल यूनिट है हमारे लंग्स का, उसका नाम है एल्वियोली। ये बेलून लाइक स्ट्रक्चर होता है लंग्स में। जब हम ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, एयर इंटेक करते हैं, तो जो एल्वियोली है उसमें एयर भर जाता है क्योंकि ये बेलून लाइक स्ट्रक्चर है। और एल्वियोली के चारों ओर होता है कैपिलरीज, जिसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो एयर में से ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर लेता है। एक बार और, जब हम एयर को इंटेक करते हैं तो हमारे लंग्स का जो फंक्शनल यूनिट है, बेलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसको एल्वियोली कहते हैं, वो एयर से भर जाता है और उसके चारों ओर सराउंडिंग होता है कैपिलरीज, और कैपिलरीज में प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी का ऑक्सीजन कैरियर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन उसमें से ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करके पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर देता है। इसके बाद इस दौरान ये जो प्रोसेस हो रहा होता है, हमारा जो विंड पाइप है ट्रैकिया, उसमें वॉल्व्स लगे होते ताकि वो कोलैप्स ना हो। जैसे देखिए, ये मार्कर है, ये स्ट्रेट है और ये रिजिड है, तो ये इसको हम यहां पे आप देख सकते हैं, इसको मैं स्टैंड कर सकता हूं क्योंकि ये रिजिड है। लेकिन अगर ये पाइप की तरह होता जिसका स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता तो कोलैप्स हो जाता, और हमारा जो विंड पाइप है वो फ्लेक्सिबल है, तो उसमें लगा होता है वॉल्व, ताकि जो विंड पाइप है उसको वो होल्ड कर सके और वो कोलैप्स ना हो। विंड पाइप को इस तरह से जब ये होगा तो यहां पे इसके सराउंडिंग में वॉल्व लगा रहेगा ताकि जो विंड पाइप है वो कोलैप्स ना हो। तो विंड पाइप में वॉल्व का क्या काम है? जब ऑक्सीजन या एयर अंदर जा रहा हो तो उसको कोलैप्स होने ना दे। ठीक है, इसको कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। यहां पे प्रेजेंट होता है हमारे विंड पाइप में, जिसको कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हमारे विंड पाइप को कोलैप्स होने नहीं देते। ठीक है, और लंग्स के नीचे एक मस्कुलर वॉल होता है डायफ्राम, जो हमारे लंग्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, और इस दौरान जब ये प्रोसेस चल रहा होता है, हमेशा हमारे लंग्स में रिजर्व ऑक्सीजन रहता है जब ये रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस
हो रहा हो। तो ये हमने देखा बच्चों रेस्पिरेशन। एक और बात, बॉडी में क्रैम्प्स क्यों पड़ते हैं? जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करें और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो जो ग्लूकोज है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता और मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं। जनरली स्पोर्ट्स पर्सन को ये आता है खास करके गर्मी के मौसम में, क्योंकि उस समय आपकी बॉडी में लिक्विड की कमी हो जाती है, आपकी बॉडी हीट अप हो जाती है, बॉडी में ऑक्सीजन स्केर्स हो जाता है, कम हो जाता है, और तब मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, क्योंकि ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता और आपकी बॉडी में जमा हो जाता है लैक्टिक एसिड, और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं। इसीलिए हेवी एक्सरसाइज के दौरान, ये आपने देखा होगा, हेवी एक्सरसाइज से पहले प्रॉपरली हमें लिक्विड डाइट लेना चाहिए, या अगर कभी स्पोर्ट्स पर्सन को क्रैम्प्स आ जाते हैं तो उन लोग प्रॉपर लिक्विड डाइट लेते हैं ताकि उनकी बॉडी का जो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हुआ है मसल्स में वो खत्म हो जाए और बॉडी प्रॉपरली फिट तरीके से काम करे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया बच्चों रेस्पिरेशन। अब हम करेंगे अगला टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस लेसन, सर्कुलेशन, हार्ट से रिलेटेड। अब हम देखेंगे सर्कुलेशन, वर्किंग ऑफ हार्ट, जो बायोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड मोस्ट प्रोबेबली 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये आ सकता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम बनाए हैं, एक हार्ट का डायग्राम बनाया है और एक डबल सर्कुलेशन को शो करने का डायग्राम बनाया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हार्ट है वो हमारे लेफ्ट पार्ट में लोकेटेड होता है, जो हमारे फिस्ट के साइज का होता है, और हमारा हार्ट कार्डियक मसल से बना होता है जो 24/7 हमारे पैदा होने से लेकर जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक वो काम करता है। और ये कार्डियक मसल्स कभी भी टायर अप, थकते नहीं है। वरना सोचे हम लिखते लिखते बोलते ना, अरे यार थक गए थोड़ा सा, अगर हार्ट ऐसा बोले तो खेल खत्म हो जाएगा, इंसान खत्म हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर जो हार्ट का इलाज करते हैं उनको कार्डियक सर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो हार्ट स्पेशल कार्डियक मसल से बना हुआ है। हार्ट का मेन फंक्शन ब्लड को पंप करना, प्योर ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करना, ये हार्ट का फंक्शन होता है। अब हम इसको डिटेल तरीके से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ये वेना कावा के थ्रू हमारे हार्ट के राइट ऑरिकल में जाता है। मैं आपको ये अच्छे से बता दूं, हमारे हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं। हमारी एनर्जी नीड इतनी हाई है कि हम प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इम्प्योर ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको मिक्स हम टॉलरेट नहीं कर सकते बिकॉज अवर एनर्जी नीड इज वेरी हाई। तो अगर आप इस डायग्राम को आप देखें, ये राइट ऑट्रियम, ये लेफ्ट ऑट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, 1 2 3 4 हमारे हार्ट के कुल मिला के 4 चेंबर्स होते हैं। इम्प्योर ब्लड को आप जोड़ लीजिए राइट से, प्योर ब्लड को आप जोड़ लीजिए लेफ्ट से। ठीक है, तो सबसे पहले इम्प्योर ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा से हमारे बॉडी के थ्रू आते हुए एंटर होता है हमारे राइट ऑरिकल में। अब देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने, वेना कावा रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी, वेना कावा रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी। यानी वेना कावा हमारा अपर टॉर्सो, जो ये वाला हिस्सा है अपर टॉर्सो, और लोअर टॉर्सो हमारे टमी के नीचे का जो पार्ट है लोअर टॉर्सो, यहां से इम्प्योर ब्लड वेना कावा के थ्रू कहां एंटर होता है, देख लीजिए राइट ऑरिकल। अब देख सकते हैं यहां से भी एंटर हो रहा है लोअर बॉडी से और यहां से एंटर हो रहा है अपर बॉडी से। ये एंटर होता है आपके राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ये जाता है राइट वेंट्रिकल। आप देख सकते हैं ये एरो मार्क किया गया है, राइट ऑरिकल से एंटर होता है राइट वेंट्रिकल। इस दौरान हमारे हार्ट में वॉल्व लगे होते हैं,
टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब ब्लड आ रहा है, सपोज ब्लड फ्लो कर रहा है, वापस पीछे प्रेशर से ना चला जाए, इसलिए वॉल्व लगा होता है। और ये आता कैसे है, जब ब्लड एंटर होता है राइट ऑरिकल में, तो ब्लड एंटर होने की वजह से हमारा जो राइट ऑरिकल वो एक्सपैंड हो जाता है। होली में जब आप फुग्गा से आप मारते हैं, पानी भरते हैं, तो बैलून छोटा सा होता है, लेकिन जब हम उस पर पानी भरते हैं तो एक्सपैंड करता है। ठीक उसी तरह जब ब्लड राइट ऑरिकल में एंटर करेगा तो राइट ऑरिकल एक्सपैंड हो जाएगा, और इसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो राइट ऑरिकल से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल। इस दौरान ब्लड जब वेंट्रिकल में जा रहा हो तब ब्लड वापस बैक फ्लो ना हो जाए, इसीलिए वापस ब्लड पीछे ना हो जाए। इसको यूनिडायरेक्शनल भी बोलते हैं कि ब्लड अगर नीचे जा रहा है तो नीचे ही जाए, यूनिडायरेक्शन, वापस पीछे ना आ जाए। इसीलिए देखिए वॉल्व लगे होते हैं। ये आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्व, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। इसके बाद राइट वेंट्रिकल से होकर विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है लंग्स में। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये चला जाता है लंग्स में। क्यों जाता है लंग्स में? ताकि ब्लड को ऑक्सीजन मिले। जब हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हमारे लंग्स का जो फंक्शनल यूनिट है एल्वियोली, उसके चारों ओर होता है कैपिलरी, और ये कैपिलरी में होता है हीमोग्लोबिन जो उसमें से ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर लेता है, और ब्लड हो गया प्योर, मतलब उसमें ऑक्सीजन एड अप हो गया। अब ये प्योर ब्लड विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन के थ्रू एंटर होता है लेफ्ट ऑरिकल। आप देख सकते हैं लेफ्ट आर्टरियम, पल्मोनरी वेन के थ्रू ये आता है लेफ्ट ऑरिकल, और लेफ्ट ऑरिकल से फिर ये जाता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने आपको बोला था इम्प्योर को जोड़ लीजिए राइट से, प्योर को जोड़ लीजिए लेफ्ट से। लेफ्ट ऑरिकल में आता है, उसके बाद अब देख सकते हैं एरो मार्क किया गया है, आउटा जो हमारे बॉडी का लार्जेस्ट आर्टरी है, आउटा के थ्रू ये प्योर ब्लड पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब इसी चीज को बच्चों हम इस डायग्राम में डबल सर्कुलेशन इसको समझेंगे। एक और बात आप देख सकते हैं, वेंट्रिकल और ऑरिकल के बीच में एक मस्कुलर वॉल है। आप देख सकते हैं यहां पे मार्क किया गया है सेप्टम, जिसको डिवाइडिंग वॉल कहते हैं। ये सेप्टम क्या है? ये सेप्टम है जो ऑरिकल और वेंट्रिकल को सेपरेटेड रखता है ताकि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए। तो सेप्टम इज अ मस्कुलर वॉल दैट डिफरेंशिएट्स, दैट सेपरेट्स right ventricle and right auricle, so that left ventricle and right ventricle, right auricle and left auricle. Why this happens? So that pure blood doesn't get mixed with impure blood. Let's understand this particular thing one more time with the help of this simultaneous diagram which is being drawn here. अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं वेना कावा फ्रॉम बॉडी, बॉडी से इम्प्योर ब्लड वेना कावा के थ्रू आता है आपके लंग्स, सॉरी हार्ट में, फिर हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी इस इम्प्योर ब्लड को लेकर जाता है लंग्स में, लंग्स में उसको मिलता है ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद ये पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स से ये आता है हार्ट में, फिर आउटा के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट। अब देखिए डबल सर्कुलेशन, पहले बॉडी से जाता है हार्ट में इम्प्योर ब्लड, हार्ट से जाता है लंग्स में प्योर होने के लिए, और प्योर ब्लड ऑक्सीजन लेने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू ये लंग्स से ब्लड लेकर, प्योर ब्लड लेकर आता है हार्ट में, और हार्ट से आउटा के थ्रू ये प्योर ब्लड पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। एक बार और, वन लास्ट टाइम, जैसा मैंने आपको बताया, हार्ट हमारे लेफ्ट साइड में होता है ऑफ द चेस्ट, हार्ट बना होता है कार्डियक मसल से, बिकॉज ये 24/7 काम करते हैं बिना टायर हुए, बिना थके। इसके बाद हार्ट का मेन काम है प्योर ब्लड को पंप करना पूरे बॉडी में। सबसे पहले इम्प्योर ब्लड वेना कावा के थ्रू एक अपर बॉडी से, अपर टॉर्सो, और एक लोअर बॉडी, लोअर टॉर्सो,
यहां से वेना कावा के थ्रू इम्प्योर ब्लड एंटर होता है राइट ऑरिकल। यहां ऊपर वाले बॉडी पार्ट से, यहां नीचे वाले बॉडी पार्ट से एंटर होता है राइट ऑरिकल। फिर राइट ऑरिकल से जाता है राइट वेंट्रिकल। इस दौरान वॉल्व लगा होता है ताकि ब्लड बैकफ्लो ना हो जाए, एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहे। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से होते हुए विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी इस इम्प्योर ब्लड को हार्ट से लेकर जाता है राइट वेंट्रिकल से लंग्स में हीमोग्लोबिन उसमें से ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर लेता है। फिर उस प्योर ब्लड को पल्मोनरी वेन से वो हार्ट से पहुंचाता है राइट ऑरिकल में। फिर राइट ऑरिकल से ये जाता है राइट वेंट्रिकल। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ आउटा ये प्योर ब्लड पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेशन हमारे लिए बहुत कंपलसरी है बिकॉज हमारी एनर्जी नीड बहुत हाई है। हम बिना डबल सर्कुलेशन के सरवाइव नहीं कर सकते। आप इस डायग्राम को भी आप देखिए, वेना कावा फ्रॉम बॉडी से इम्प्योर ब्लड आता है लंग्स में, सॉरी हार्ट में। हार्ट से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है लंग्स में। प्योर होने के बाद पल्मोनरी वेन से ये लंग्स से वापस आता है हार्ट में। फिर आउटर के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको बताऊंगा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? जिस प्रेशर से ब्लड हमारी नसों में दौड़ रहा है, हमारे ट्यूब्स में, हमारे आर्टरीज में फ्लो कर रहा है, उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। द प्रेशर बाय विच ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू आवर आर्टरीज एंड वेन्स इज नोन एज ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको कहते हैं स्फाइगमोमैनोमीटर। आपने देखा होगा, आपकी दादी नानी कभी डॉक्टर घर में आता है तो यहाँ पे एक कवर लगा के उसको मेजर करते हैं और चेक करते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना है। हाई बीपी कोलेस्ट्रॉल को इनवाइट करता है जिससे हार्ट अटैक होता है। अब ये हार्ट अटैक क्यों होता है? व्हाई डज हाई बीपी गिव राइज टू हार्ट अटैक? व्हाई डज इट हैपन? लेट्स टेक एन एग्जांपल। अमेरिका दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पे जंक फूड बहुत ज्यादा खाया जाता है और वो हार्ट अटैक का बहुत बड़ा रीजन है, हार्ट डिजीजेस का। इसके पीछे का रीजन क्या है? अब समझिए, मान लीजिए ये एक पाइप है, सपोज दिस इज अ पाइप। यहां से पानी बहुत प्रेशर से आ रहा है, लेकिन यहां पे कुछ कचरा जमा हुआ है और उस कचरे की वजह से जो पाइप का पानी है वो आगे नहीं जा पा रहा है। तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ता जाएगा और एक समय ये जो क्लॉग कर देगा, चोक कर देगा ड्रेन को, इसकी वजह से पाइप फट जाएगा। कुछ ऐसा ही हार्ट के साथ होता है। आप समझिए, कोई एक बहुत ओबीस पर्सन है, बहुत मोटा पर्सन है, उसके बॉडी में ढेर सारा फैट जमा हुआ है। अब हार्ट यहाँ पे पंप कर रहा है ब्लड को, ब्लड जा रहा है आर्टरीज में, लेकिन क्योंकि पर्सन बहुत ओबीज है, बहुत मोटा है, तो फैट होने के कारण जो उसके आर्टरीज है वो क्लॉग हो चुके हैं, ब्लॉक हो चुके हैं, तो ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहे। हार्ट तो पंप कर रहा है पर ब्लड आगे नहीं जा पा रहा। जब ब्लड आगे नहीं जा पाएगा तो प्रेशर कहां आएगा? हार्ट में, और हार्ट की जो नसें हैं वो फट जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी, और उसी को कहते हैं हार्ट अटैक। इसका मतलब हाई बीपी गिव्स राइज टू हार्ट अटैक। और लो बीपी, अगर बहुत कम प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा है, मतलब आपकी बॉडी बहुत वीक है, तो उसको कहते हैं लो बीपी। अब ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स हैं, उसके फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। पहला है आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड सेल, जिसका मेन काम है हमारे बॉडी को ऑक्सीजन देना। आपको एक फैक्ट बताता हूं, अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को मेरे लंग्स से पैर तक पहुंचने में 20 इयर्स, 20 साल का समय लग जाता। आप सोचिए हीमोग्लोबिन हमारे लिए कितना जरूरी है। इट वुड हैव टेकन 20 इयर्स टू सेंड एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फ्रॉम हार्ट टू अवर फीट। इट इज सो क्रूशियल फैक्ट। सो अंडरस्टैंड, हीमोग्लोबिन इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन होता है, उसमें पाया जाता है, और वो हमारे बॉडी का ब्लड का ऑक्सीजन कैरियर है।
ठीक है। और हमारा ब्लड लाल क्यों होता है? आयरन की वजह से। जितना ज्यादा आयरन हम फूड इंटेक करेंगे हमारा ब्लड उतना लाल होगा। इट इज गुड फॉर हेल्थ। डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी का सोल्जर है, सिपाही है। जैसे देश की सरहद पे, देश की बॉर्डर पे हमारे सोल्जर्स हमारे दुश्मनों से हमको बचाते हैं, ठीक उसी तरह डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी का सोल्जर है विच काउंटर्स द जर्म सेल्स एंटरिंग अवर बॉडी। अब मान लीजिए यहाँ पे चोट लगा, चोट लगने के बाद आप देखते हैं वहां पे कुछ समय का स्वेलिंग हो जाती है। क्यों? हमारे बॉडी ने इंस्ट्रक्शन दिया डब्ल्यूबीसी को, जाओ वहां पे जमा हो और वहां पे जो जर्म्स उनको मार दो, इसलिए वो स्वेलिंग हो जाती है। फिर जब वो चोट ठीक होती है, आप वहां पे प्रेस करते हैं तो वहां से जो मवाद निकलता है, वो मवाद क्या है? वो जो व्हाइट कलर का लिक्विड निकलता है, मरा हुआ डब्ल्यूबीसी जो जर्म्स को मारने में मर गया। अब आप बताइए, जब वॉर होगा तो सिर्फ एक देश के सोल्जर थोड़ी मरेंगे, दोनों देश के सोल्जर मरेंगे। तो हमारा डब्ल्यूबीसी जो है वो उन जर्म्स को किल करेगा और किल करने के दौरान वो भी मरेगा। और इसलिए जब हम प्रेस करेंगे तो वो जो गंदा खून निकलता है वो क्या है? मरे हुए डब्ल्यूबीसी जो जर्म से लड़ने में खत्म हो गए। और एड्स क्या होता है? एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके बॉडी का पूरा इम्यून सिस्टम, पूरा डब्ल्यूबीसी मर जाएगा। इसका मतलब आपको चोट लगी, चोट ठीक नहीं होगा। आपको सर्दी हुई, सर्दी ठीक नहीं होगी। आपको कोई भी चोट लगेगा वो ठीक